आज आपण फोर्स अँड प्रेशर. ओके, आज NCERT क्लास 8 11th नंबरचा लेसन फोर्स अँड प्रेशर यावरती आपण एक व्हिडिओ सादर करणार आहोत. सोबतच लाईव्ह क्लास पण घेणार आहोत. आपल्या विद्यार्थ्यांचा पण फायदा असेल आणि त्याचबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून जे कोणी विद्यार्थी इंग्लिश मिडियमचा अभ्यास करतात त्या विद्यार्थ्यांसुद्धा याच्यामध्ये बेनिफिट असेल. फोर्स अँड प्रेशर आपण काल लेसन स्टार्ट केला होता, आलं लक्षात? मग फोर्स अँड प्रेशर त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की फोर्स अँड प्रेशरमध्ये डिफरन्सेस काय आहेत. व्हॉट इज डिफरन्स ऑफ फोर्स अँड प्रेशर? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन फोर्स अँड प्रेशर? व्हॉट इज मीन्स फोर्स? टेल मी. A push or pull on an object is called force. Yes, push and pull. Yes, push and pull an object. Very good. That is called force. Yesterday I said to you two types of force. Which types? Number one, Contact main types. Contact force. Second, non-contact force. non-contact force. Contact force, non-contact force. After that, what is type of contact force? उसमें भी मैंने बहुत टाइप दिया आपको. ओके, वो कौन से? Muscular force. मस्कुलर फोर्स वन, Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स मे बी टू. यस, मे बी टू. मस्कुलर फोर्स Frictional. and frictional force. Here, this force is contact force. After that, I taught yesterday to you non-contact force. Which is the non-contact force? Number one, Magnetic force. magnetic force. Number two, Electromagnetic force. electrostatic force. Number three, Gravitational force. gravitational force. Number four, दिया नहीं. Okay, let's go. The contact force, force and pressure. Read up just okay. Introduction. Force is one of the most important parts of physics. Force content include in physics. Okay. Most part of physics. Force. Physics study the interactions of object and force in space or time. Physics is from all parts of the world through the age have been studying force that are present everywhere in the universe. फोर्स कहीं पर भी अवेलेबल है. फोर्स के बिना हमें कोई भी कदम या कोई भी वर्क संभव नहीं है ना. फोर्स चाहिए ना. किसी भी चीज के लिए पुल करना है, पुश करना है या लिफ्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. तो फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में देयर आर टू टाइप्स. नंबर वन, मस्कुलर फोर्स. अभी मस्कुलर फोर्स में मैंने कल बताया आपको कि मस्कुलर फोर्स में मैं रिकैप कर रहा हूं. ओके, थोड़ा सा. मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? तो हम लोग, इंडियन लोग कुछ कैटल यूज करते हैं ना, कुछ कैटल यूज करते हैं. उनकी ताकत, उनकी मस्कुलर फोर्स हम यूज करते हैं. जैसे कि हॉर्स को हम यूज करते हैं. उसके बाद फार्मर ऑक्स को यूज करता है कि नहीं. उसके बाद some peoples use donkeys, है ना. इन एरिया, अलग एरिया में डोंकी का भी यूज होता है. उसके बाद कैमल का भी यूज होता है कि नहीं. कैमल का यूज कहाँ पे होता है? मैंने कल बताया कहाँ पे होता है. राजस्थान में होता है, डेजर्ट के एरिया में. और हॉर्स का तो आपको पता है, जो जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं? उसका यूज करते हैं, कैटल का. अभी कैटल क्यों यूज करते पता है? कैटल की जो पावर है, उनका जो फोर्स है हमारे से ज्यादा है ना, है कि नहीं. अगर हमने ऑक्स या बफेलो, कैटल, इनका हॉर्स, कैमल, इनकी ताकत हमारे से ज्यादा है कि नहीं. वो हमारे से ज्यादा वेट उठा सकते हैं. वो ज्यादा वेट का जो बुलेट कार्ड कुछ भी हो खींच सकते हैं, है कि नहीं. कुछ लोग तो टायर की गाड़ियां भी अभी यूज कर रहे, उस पर बैल लगा के, है कि नहीं, ऑक्स लगा के. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्स यूज करते हैं. क्या करते हैं? फोर्स यूज करते हैं. तो फोर्स हमारे लिए फॉर इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, आगे मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स में एक वन टाइप आएगा, उसमें मस्कुलर फोर्स इंपॉर्टेंट फोर्स है. सेकंड फोर्स मैंने बताया आपको फ्रिक्शनल फोर्स.
फ्रिक्शनल फोर्स, उसका मीनिंग क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स उसका मीनिंग होता है घर्षण बल, है कि नहीं? और मस्कुलर फोर्स का मीनिंग क्या होता है? स्नायु बल, हमारे स्नायु के जो बल है उसका यूज करते हैं ऑफ कोर्स, है कि नहीं? अभी फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत जगह यूज होता है कि नहीं? फ्रिक्शन नहीं, उसे इसके लिए दो चीजें चाहिए, टू ऑब्जेक्ट दैट टाइम फ्रिक्शन, है कि नहीं? फ्रिक्शन होता है ना, दो चीजें, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है वहां पे। आपको पता है कोई भी चीज अगर ज्यादातर अब आपके दो हाथ के दो जो है ना, अब आपने एक जगह पे अगर फ्रिक्शन किया तो आपके क्या होगा, वहां पे हीट क्रिएट होती है ना, वहां पे क्या होती है? हीट क्रिएट होती है। तो हमने वो टाइप्स बताए किसमें? कांटेक्ट फोर्स में। उसके लिए कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके क्या जरूरी है? कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो कांटेक्ट फोर्स के मैंने आपको दो टाइप होता है, उसमें एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? क्लियर? मैं रिकैप ले रहा हूं क्योंकि मैंने कल आपको लेसन पढ़ाया, तो थोड़ा रिकैप ले रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कल नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या पढ़ाया? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी मैंने आपको कल मैग्नेटिक फोर्स बताया। मैग्नेटिक फोर्स बताया आपको। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके कौन सा? साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कौन से करते हो? साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों दो जो पोल है ना, वो उसे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो साउथ अट्रैक्ट नहीं करते या नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं करते, वो रिपल करते, रिपल, ओके? हाँ, वो फेंक देते बाजू में। लेकिन दो चीजें, साउथ पोल मैग्नेटिक फोर्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते, ओके? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कल, ये हुआ था ना तुम? हाँ, वो कंप्लीट हुआ था क्या? ओके। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें क्या, कौन सा फोर्स है? मैंने आपको कल बताया। इसमें कौन सा है? अ फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके? अ फोर्स एक्सर्टेड by a charge body on another charge or uncharged body is known as an electrostatic force। मैंने आपको कल पढ़ा, ये डेफिनेशन दी, आपको लर्न हुई? बता सकते हो? टेल एक्सप्लेन वापस। A force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, क्वेश्चन? A force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। वेरी नाइस, वेरी गुड। और कौन बता सकता है? और कल के डेफिनेशन मैंने जो डेफिनेशन में दे रहा हूं वो आपको लर्न करना है। क्यों पता है क्या? इससे क्या होगा आपको? एक तो आप राइटिंग में डेवलपमेंट हो सकता है, और मेन थिंग्स अगर डेफिनेशन समझ में आई, आगे चलकर हमें कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आती है, ओके? इसीलिए मैं मैं ज्यादा लिखने नहीं देता, बहुत कम, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसीलिए वो डेफिनेशन है ना। अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया तो अगर आपने डेफिनेशन वहां पे राइट डाउन कर दी तो आपका काम हो गया, ठीक है? एग्जांपल बाद में देखेंगे हमने। तो लाइक द मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स कैसा है? लाइक द मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही है। दिस फोर्स आल्सो एग्जिस्टेड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ये दो चीजों में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, वो दो चीजों में कॉन्टैक्ट नहीं करता, ठीक है? तो भी फोर्स लगता, वो फोर्स है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट बनाता नहीं, तो भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भले ही जितनी उसका एरिया है, मैग्नेटिक एरिया, उस एरिया में कोई भी चीज आयरन की अगर है तो खुद के लिए क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना? कौन करता है? मैग्नेट करता है ना? उसके लिए पास जाकर उठाने की जरूरत नहीं है, वो हमें दिखता नहीं, लेकिन वो फोर्स एप्लीकेबल ऑलरेडी रहता है। समझ में? चलो लेट्स गो। अभी मैं बताऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हुआ क्या पॉइंट? स्टार्ट हुआ था शायद ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये तीसरा टाइप है। मैं क्या बता रहा हूं आपको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 1 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? नंबर 2
Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नंबर 3 Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरी गुड. दिस टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? मस्कुलर फोर्स. और नंबर 2 Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स. नंबर 1 Muscular force. मस्कुलर फोर्स और नंबर 2 Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. ये कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके. आगे अभी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूं. ये भी एक क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता है हमारे अर्थ में कोई भी चीज अगर हमने ऊपर फेंक दी तो चीज वो नीचे ही आने वाली है, ऊपर रुकने वाली नहीं है कि नहीं? ऊपर रुकने वाली नहीं है कोई सी भी चीज. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया? Who डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स? पंकज. हाँ, Isaac Newton. आइजैक न्यूटन. यस. किसने डिस्कवर किया? आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की. ओके. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है. ये सबसे पहले उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्कवर करने का काम किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया. उसका जन्म कब है? बर्थ कब है? 1643. 1642-43. करेक्ट. 42-43 के आसपास. याद रखो मैंने जब 10th क्लास को पढ़ा रहा था मैं तो पहला ही चैप्टर उनका ग्रेविटेशनल लेसन है 10th क्लास के लिए. तो वहां पे आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ शब्दों में जानकारी दी गई है. तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाया कि आइजैक न्यूटन 1642-43 में पैदा हुआ, 42 में आसपास. तो उस समय हमारे महाराष्ट्र में उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज शायद अगर 1630 का भी उनका बर्थ हमने ग्रह पकड़ते ना, मानते ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय 12 साल या 13 साल के थे. कितने थे? 12 से 13 साल में होते. उस समय वेस्टर्न कंट्री में आइजैक न्यूटन वहां पे पैदा हुआ था. और उसने देखो उस समय पैदा हो गया जिस समय हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज 12 साल के थे. तो देखो तो जब उसने डेवलप किया देखो मैक्सिमम डिस्कवर जो कहाँ लगे तो वेस्टर्न कंट्री में. गैलीलियो लीजिए, आइजैक न्यूटन लीजिए, केपलर लीजिए, है कि नहीं? तो ये साइंटिस्ट कहाँ? वेस्टर्न कंट्री में पैदा हुए हैं. तो इन्होंने बहुत कुछ खोज की, समझ में, बहुत चीजों की. तो उसमें आइजैक न्यूटन पैदा हुए 1642 में. कब पैदा हुए? और उन्होंने एक किताब भी लिखी आइजैक न्यूटन ने. उसका नाम लिखो, आइजैक न्यूटन की किताब का नाम लिखो. क्या नाम है? प्रिंसिपिया. लिखो प्रिंसिपिया. ये आइजैक न्यूटन का बुक का नाम लिखो. उसने वो बुक लिखा आइजैक न्यूटन ने, प्रिंसिपिया. अभी फोर्स हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है फोर्स को भी डिस्कवर किसने किया? फोर्स को भी डिस्कवर किसने किया? हाँ, फोर्स के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं? न्यूटन का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं हम? न्यूटन. यस. इसीलिए फोर्स की भी डिस्कवर करने का काम आइजैक न्यूटन ने किया. तो आपको उस साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी बार जानकारी रखनी चाहिए. ओके. तो प्रिंसिपिया, बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया. ओके. प्रिंसिपिया ये बुक आइजैक न्यूटन ने लिखा है. और मैंने पंकज आपको बताया था कल, तो आइजैक न्यूटन ने 3 रूल्स डेवलप किए. क्या क्या उसमें? नंबर 1, हाँ मैंने नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन. यस, उसने मोशन के रूल्स बनाए. लॉ ऑफ मोशन नंबर 1. नंबर 2 थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. यस, ये हम पढ़े ना, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी उसने. नंबर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. और उसने क्या किया? वो उसके इक्वेशन भी उसने राइट डाउन कर दी. और आपको पता है अभी पढ़ेंगे हम आगे. और वैसे मैं 10th को मैंने पढ़ चुका हूं. अभी मैंने कुछ स्टूडेंट को दिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है कि नहीं? ये तीनों लॉ फॉर इंपॉर्टेंट है. तो देखो हम फिजिक्स में, हाँ ऑब्वियसली फिजिक्स थोड़ा आपको लगता है बोर सब्जेक्ट, बोर नहीं है, उसे इंटरेस्ट करना पड़ता है. ठीक है. तो आइजैक न्यूटन जिस समय पैदा हुआ उस समय हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक राजा बन गए. तो उस समय हमारी कंडीशन क्या थी? हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी. हमें सिर्फ खाने का और सोने का और कुछ काम करने का, हमारे खेत का, बस इतना ही मालूम था. लेकिन वेस्टर्न कंट्री हमारे से बहुत आगे है. इसीलिए ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पर कम से कम
150 ईयर्स राज्य किया, रूल्स किया। क्यों रूल किया पता है? हम बहुत पीछे सोचते हैं, आगे का सोचते ही नहीं। वो लोग वैसे नहीं, बहुत आगे सोचते हैं वो लोग, है ना? तो चलो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकी तो नीचे आती है। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन एक बार एप्पल के ट्री के साथ नीचे सो गया था, बैठ गया था, तो वो एप्पल टूट के नीचे आ गया। समझ में? एप्पल नीचे गिर गया वो। तो एप्पल नीचे गिरने के बाद उसके दिल में, अरे नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं रुका? एक दूसरा, ऊपर क्यों नहीं गया? दो, या सीधा गिरने के बाद सीधा क्यों आया, ऐसा साइड में क्यों नहीं जा गया? ये दो तीन चीजें उसे समझ, कंफ्यूज क्वेश्चन की क्वेश्चन आते थे उससे समय, उसके पहले भी फ्रूट आते थे कि नहीं? फ्रूट आते थे ना, लेकिन कोई सोचा कि उस तरीके से नहीं। लेकिन आइजैक न्यूटन ने वैसे थिंकिंग करने के स्टार्ट किया, अरे नीचे क्यों आता है? नहीं यार, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे अर्थ पे कुछ ना कुछ है। तो वो क्या चीज है? तो वो है फोर्स, ग्रेविटी। कुछ ना कुछ फोर्स है, लोगों वो फोर्स का नाम क्या है? तो बाद में ग्रेविटी पता चला, उस समय क्या है? ग्रेविटी। और हम इजीली कहते हैं कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। कितना है? 9.8। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी हमारे, लिखो तनु, और हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। और हमारी अर्थ की ग्रेविटी जितनी है उतनी, आपको पता है हमारी अर्थ में क्या है? देखो, हमारी ये अर्थ जो है, अर्थ, तो अर्थ में एक अंदर से एकदम सेंटर से इक्वेटर जाता है। क्या जाता है? इक्वेटर। क्या जाता है? इक्वेटर। और इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? नॉर्थ पोल। और इसे क्या कहते हैं हम? साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी मैंने बताई? 9.8। लेकिन ये एवरेज ग्रेविटी है। क्या है? एवरेज ग्रेविटी। क्यों एवरेज ग्रेविटी है आपको पता है? तो नॉर्थ पोल की ग्रेविटी ज्यादा है। नॉर्थ पोल की ग्रेविटी कितनी है? 9.82 है। और साउथ पोल की भी उतनी है, 9.82 ग्रेविटी है। और हमारे इक्वेटर कितनी है? तो इक्वेटर की हमारी ग्रेविटी है 9.78। कितनी है? 9.78 ओके मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी हमारी ग्रेविटी है। तो इससे जब एवरेज किया जाता है और 3 से डिवाइड किया जाता है, आपको पता है एवरेज कैसे करते हैं? तो इसके बाद हमें मिलता है 9.8। क्या मिलता है हमें? 9.8 मिलता है। समझ में? तो हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। लेकिन आइजैक न्यूटन को पता नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ की डेफिनेशन भी वैसी है। आपके किताब में दी हुई डेफिनेशन वैसी है। कैसी डेफिनेशन है? देखो, द फोर्स, सुनो, द फोर्स दैट पुल्स यानी खींचना, पुल्स यानी खींचना, द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी चीजें, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, चीजें, द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मीन्स इधर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ऊपर गई हुई चीजें खींचने वाला फोर्स, अर्थ के सेंटर की तरफ, किधर? अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स। ओके, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स the center of earth is called the gravitational force. Understand? Is called the gravitational force. Please, this definition write down. Write down. Repeat it out down. Explain the definition of gravitational force. Explain the definition of gravitational force. Explain the definition of gravitational force. मैं आराम से बताने वाला हूं, अच्छा हैंडराइटिंग निकालो, ओके, और बहुत अच्छा लिखो। ओके, आपको लर्न नहीं करना है।
गौरी लिखो, राइट डाउन, एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स। पकड़, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है। द फोर्स, लिखा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ। द फोर्स that pulls all objects towards the center of earth. The center of earth is called as C-A-L-L-E-D, is called as gravitational force. Gravitational force. Can you learn? हो सकते हैं? Yes, sir. हाँ, लर्न हो सकती है। छोटी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? ओके, देखो, द फोर्स दैट पुल्स all objects the center of the earth, that is called gravitational force. आसान है ना। चलो आगे, ये उसकी द अर्थ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हमारा जो अर्थ की जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व, ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। उनमें क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है? वो खींचता है। कोई भी ऊपर जाने वाली चीज सीधा अर्थ के सेंटर में आती है। क्यों आती है? वो अट्रैक्ट करते, खींचते उसे ऊपर जाने नहीं देती, खींचती है। आपको पता है। और न्यूटन के पहले केपलर पैदा हुआ था, और जब केपलर ने, तो आपको पता है खगोलीय एस्ट्रोनॉट बहुत डिस्कवर किए। केपलर न्यूटन से पहले था, लेकिन आपको पता है केपलर को जितने ज्यादा शोध सर्च निकले ना, उससे ज्यादा न्यूटन ने सक्सेसफुल कर दी। हाँ, लेकिन केपलर ने स्टार्ट किया था। और पहला इंसान जो भी कुछ भी नया काम करता है ना, उसका काम 100% सक्सेसफुल हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? पहला इंसान अगर कुछ करने जाता है तो उसका नहीं यश मिलता, उतना कैसा मिलता? क्योंकि उस आगे वे नहीं रहते ना, उसे पता नहीं चलता, और कुछ गलतियां भी होती है, कुछ मिस्टेक्स भी होती है। इंसान है ना। आपको मैंने बताया ना, जब हमने सबसे आपको पता है इसमें एस्ट्रोनॉट से, तो पहले हमने सैटेलाइट भेजा था, और हमारे इंडियन की कल्पना चावला ऊपर गई थी, स्पेस में गई थी ना। तो कल्पना चावला जब स्पेस में गई थी तो वो कितने दिन रह गई? तो आपको पता है 31 डेज थी। कितनी थी? कल्पना चावला, जनरल नॉलेज है, लिख के रखो। कल्पना चावला स्पेस में 31.5 डेज थी। कितनी थी? 31.5 डेज। मैं क्यों बता रहा हूं? याद रखो क्यों बता रहा हूं। कल्पना चावला हमारी इंडियन है, लेकिन वो नासा में काम करती थी। पता है? नासा में काम करती थी। और नासा क्या है? जैसा हमारे कंट्री का इसरो, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जैसा है, वैसे अमेरिका का कौन सा है? नासा है। मैंने आपको फुल फॉर्म भी दिया था नासा का। क्या फुल फॉर्म है नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गुड। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने दिया था। मैंने इतना ही नहीं दिया था, मैंने आपको दिया था कि नासा इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड नासा? 28 जुलाई 1958। यस, राइट डाउन। जो जिस बच्चे को मालूम नहीं ना, उसने लिखो, ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। 28 जुलाई नासा कब इस्टेब्लिश हुआ? नासा। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड नासा? राइट डाउन पॉइंट। व्हेन वाज फाउंड या इस्टेब्लिश, कुछ भी वर्ड लिखो, डोंट वरी। व्हेन वाज फाउंडेड नासा। तो नासा कब इस्टेब्लिश हुआ?
28 जुलाई 1958। और हमारा इसरो कब स्थापित हुआ? 1969। यस, देखो मैंने उसी समय जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको नासा और मैं इसरो पढ़ा रहा था आपको, उस समय जिस दिन मैंने बताया था आपको कि नासा हमारे इसरो से पहले स्थापित हुआ था, समझ में आए? पहले स्थापित हुआ था हमारा इसरो 1969 में स्थापित हुआ। क्यों? आपको पता है हम दूसरे के अधीन थे ना, हमारे यहाँ पे रूल्स ब्रिटिशों का था, तो हम स्पेस में ज्यादा अवान्तर ज्यादा डेवलप नहीं हो गए। तो नासा का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म नासा? हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स। नासा का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल समर, तुम भी लिखो बेटा ये फुल फॉर्म, कहीं लिखना है तो श्लोक लिखो, अच्छा है नॉलेज। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। मैंने आपको वही दिया। कल्पना चावला 31.5 डेज स्पेस में थी, लेकिन आते समय उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके सैटेलाइट में क्या हुआ? एक्सीडेंट, और उनकी डेथ हो गई। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन मैंने क्या बताया, इंसान ने बहुत गलतियां की। वो 100% होती है गलती, क्यों नहीं होती गलती? जब कोई भी काम अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे से गलती होती है ना, 100% गलती होती है। क्यों? नया काम रहता हो, है कि नहीं? तो कल्पना, लेकिन बाद में सुनीता विलियम्स स्पेस में गई तो कितने दिन थी? मैंने वो भी दिया था, कितने दिन थी? 321 days. यस, 321 days लिव इन स्पेस। ओके, 20 को देखो, सुनीता विलियम्स वहां स्पेस में 321 डेज स्पेस में रह गई हो, और लास्ट में वापस भी आराम से आ गए, उसे नुकसान नहीं हुआ, नहीं होगा। तो ये हमारी गलतियां है कि नहीं? मैं जब साइंस पढ़ाता हूं ना, तो मैं साइंस थोड़ा अलग तरह से पढ़ाता हूं। मेरे इसमें बहुत ज्यादा नहीं कि भूकंप पट्टी करना, वैसे नहीं। आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना जरूरी है, इसके बारे में भी साइंस पढ़ाते समय। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? क्यों? आपको अगर हिस्ट्री नहीं पता है, अगर आपको नासा नहीं पता है, आपको इसरो पता नहीं, आपको सीवी रमन पता नहीं। अब जब मैं फोर्स में फिजिक्स का बोल रहा हूं, फिजिक्स इसमें निकला है, तो आपको मैंने कल ही किसी को क्वेश्चन पूछा था कि हमारा नोबेल अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड किसे मिला? सीवी रमन को मिला। और वो भी उसने किस फील्ड में काम किया? फिजिक्स में काम किया, है कि नहीं? किस में काम किया? फिजिक्स में। वो भी कंटेंट कौन सा था? लाइट स्कैटरिंग। क्या था? लाइट स्कैटरिंग सब्जेक्ट किया गया। उन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड मिला। लिखो, फिजिक्स में सीवी रमन को 1930 में नोबेल अवार्ड मिला, और उन्होंने जो लाइट स्कैटरिंग डिस्कवर किया था, उसकी खोज निकाली थी, उस पर संशोधन किया था। वो संशोधन उन्होंने 1928 में किया। कब किया? 1928 में किया। उसके बाद 2 साल बाद उन्हें अवार्ड मिला। और आपको पता है उनका जो जन्मदिन है 28 फरवरी, हम कौन सा दिन ये करते हैं? साइंस डे बोल के हम सेलिब्रेट करते हैं। सीवी रमन पता है? सीवी रमन का फुल फॉर्म पता है? नाम मालूम है? क्या नाम है? चंद्रशेखर वेंकट रामन। ओके, मैंने उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। मैं जब साइंस पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई बात अच्छी डिटेल अगर दी तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया कुछ? ओके, तेजल ध्यान दे, आमंत्रण दूंगा, चल ले। तो समझ में आया? चलो, तो मैं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाते क्यों गया? क्योंकि न्यूटन भी उसी फील्ड में काम किया। तो न्यूटन ने क्या डिस्कवर की? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं ग्रेविटी कितनी है? अर्थ क्या हमारी 9.8 है। कितनी है? 9.8 है। तो ये चीजें ही है। और मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं आपको। हमारे अर्थ की ग्रेविटी जितनी है उससे 1/6 मून की है। यानी
अगर समझो आपका 60 केजी वेट है, कितना है 60 केजी यहाँ पे अर्थ पे कितना है, और आपको मून पे भेजा गया पिकनिक के लिए, वहां क्या देखोगे पत्थर, वहां पिकनिक के लिए क्या है, देखेंगे अभी चंद्रयान गएगी तो पिकनिक के लिए भेज दिया गया, तो आपको वहां पे कितना वेट होगा आपका, तो आपको वहां आपका वेट होगा 10 केजी, कितना होगा 10 देखो अगर 60 केजी अर्थ पे वेट है तो इसे क्या करना 1/6 करना, 6 1 6 1 6 यानी 10 केजी वेट तुम्हारा मून पे होगा, समझ यानी हमारे अर्थ से 1/6 इतना ही वेट ग्रेविटी कहां पे, मून पे ग्रेविटी है लेकिन बहुत कम है, हमारे से 1/6 मैंने कह रहा, समझ में। तो मैं ग्रेविटी के बारे में और कुछ जानकारी देने वाला हूं लेकिन आगे दूंगा, ओके चलो लेट्स गो। तो आपको मैंने डेफिनेशन दी फोर्स के बारे में बताए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, द फोर्स दैट पुल्स all objects towards the center of earth is called yes, क्या बात, very good, शाबाश। Gravitational force is the attraction between an object and the earth, or the force is gravity. Gravitational force, okay, even though they do not have any direct and indirect physical contact, उससे physical contact होता क्या, डायरेक्टली भी नहीं होता और इनडायरेक्टली भी नहीं होता है, with each other this force is always attractive. For instance, when a body is dropped from height it moves in the downward direction toward the earth with increasing speed at the constant rate. Gravitational force or gravity is responsible for keeping all planets in their respective orbit around the sun. Understand? अभी देखो सन पे आ गया, अभी वो भी कि केपलर ने क्या सोचा था, केपलर को क्या लगा था, ये प्लैनेट नीचे क्यों नहीं गिरते, है कि नहीं, ये सन है या दूसरे भी प्लैनेट है हमारे, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, ये नीचे क्यों नहीं गिरते, तो ये क्यों नहीं गिरते पता है, तो उनके लिए भी क्या है, मैंने आपको बताया था, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में जब हम कहते हैं तो अर्थ के आजू बाजू क्या घूमता है, पूरे प्लैनेट घूमते हैं, तो कौन सा, हमें एक सैटेलाइट है, कौन सा सैटेलाइट है, मून, हमारे अर्थ के लिए कौन सा सैटेलाइट है, मून, तो मून क्या करता है हमारे अर्थ के बारे में, लेकिन हमारी अर्थ सन के साइड में घूमती है ना, सन के साइड, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सेकंड कौन सा है, वेनस, उसके बाद मर्क्यूरी, कि मर्क्यूरी की वजह से मर्क्यूरी पहले, हाँ मर्क्यूरी पहले, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो ये ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, डेफिनेट ऑर्बिट, उसके डेफिनेट निश्चित ऑर्बिट से वो घूमते हैं और उसका फिक्स टाइम भी है, उनका स्पीड भी है, सब डेफिनेट है, मजाक नहीं है, ठीक नहीं, इतनी खोज निकाली, इतनी बहुत बड़ी खोज निकाली, मजाक है खोज। आपको पता है हमारी अर्थ घूमने के लिए, हम जब सन के अराउंड घूमती है तो उसका स्पीड कितना रहता है, उसका स्पीड रहता है पर सेकंड, कितना, पर सेकंड 30 सेकंड, कितना, सॉरी 30 किलोमीटर पर सेकंड, कितना, हमारे अर्थ का स्पीड रिवॉल्यूटेड, नोट को डाउन 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है हमारे अर्थ का सन के अराउंड घूमने का, रिवॉल्व करने का, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। कितना स्पीड है, कितना है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, कितना है, अगर मैंने वो काउंट कर दिया तो आपको मैंने बताया तभी कि पर सेकंड, अगर मिनट कहा तो 1800, अगर 1 आवर कहा तो, आपको पता है हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बाइक या कार कितनी स्पीड से भगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा
100 पर आवर किलोमीटर, मैक्सिमम 120 पर आवर किलोमीटर, या मैक्सिमम आवर बोलते 150, खत्म। तो पर आवर्स स्पीड ऑफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन 1,08,000 किलोमीटर। कितना? ये नोट करो, 1,08,000 किलोमीटर पर 1,08,000 किलोमीटर पर आवर्स। मजाक नहीं है कि नहीं? कितना स्पीड है देखो। तो भी हमें पता नहीं चलता, पता चलता है क्या? नहीं चलता। ओके, तो ये याद रखना, क्योंकि अभी ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है, बहुत मजा आती है इसमें। फिजिक्स में अगर हम नीचे नीचे डिप में गए ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर पहले ही बोर मिले तो कुछ समझ में नहीं आता था। ओके, चलो। When a body is dropped from the height, move in the downward direction toward the earth with increasing speed at the constant rate। और हमारी अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है। कैसे? हाँ, हमारी अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है। मैंने अभी भी बताया आपको, जब चंद्रयान 3 हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इसरो ने जब लॉन्च किया था, वो डेट कौन सी थी मैंने बताया था, वो डेट याद रखो, 14 जुलाई 2023 याद रखो। हाँ, चंद्रयान 3 का। तो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था ऊपर जाकर, लेकिन चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल मिशन हो गया है। अभी कह नहीं सकते, और चल रहा है, उसकी प्रोसेस चल रहा है वहां पे, है ना। तो सक्सेसफुल अभी तक तो हुआ, चंद्रयान 3 अभी तक तो सक्सेसफुल हो गया। आज कितनी डेट है? 26 जुलाई, यानी 12 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी तक तो सक्सेसफुल है, यानी याद रखो। तो उसके लिए अगर जब भेजते ना, तो तब ऐसे कुछ सेंटर है हमारे इंडिया में। मैंने इसरो पढ़ाते समय बताया आपको, उस समय जब इसरो पढ़ा है मैंने डिटेल में, स्पेस सेंटर, उस समय आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे सेंटर है, तो जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया, वो प्लेस कौन सा था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, यहां से हमने वो लॉन्च कर दिया। तो ऐसे बहुत कम सेंटर है, थुम्बा है उसमें, और कौन कौन से मैंने बताया था? चांदीपुर है उड़ीसा में, और कौन सा है मैंने बताया था ना। तो हम यहां से छोड़ते, क्यों छोड़ते पता है? क्योंकि वहां की जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, स्टेबल है। मैंने अभी अभी बताया 10th के स्टूडेंट को कि हमारे अर्थ की वेलोसिटी कितनी है? 11 इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी कितनी है? 11 हमारी अर्थ की इसके वेलोसिटी है, स्टेप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो कितनी है? 11.2 पर सेकंड। नोट करो, हाँ, ये वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वेलोसिटी, स्टेप वेलोसिटी 11.2 पर सेकंड, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है। The measure of the gravitational force with which the earth pulls an object towards itself is measured in terms of a quantity called weight. In other words, the weight on object is a force which the earth pulls it downwards. The scale of spring balance uses this fact to measure the weight of different objects. आपको पता है हमारा वेट इतना है, इस चीज का इतना है, हम कहते हैं ना। तो वेट किस पर आधारित होता है? तो ग्रेविटी पे आधारित होता है। किस पर होता है? ग्रेविटी। मास के आधारित पर नहीं होता। वेट किस पर आधारित होता है? ग्रेविटी के आधारित। ओके, इसलिए तो ना यहाँ का इंसान जाता है, समझो आपका वेट भले ही यहाँ पे 60 kg है, लेकिन चांद पे जाके, मून पे जाके कितना हो रहा है? कम हो रहा है, 10। तो अंदर का ब्लड कम हो रहा है क्या? नहीं। बोन्स कम हो रहे हैं क्या? नहीं। कुछ भी नहीं, यानी मास कम हो रहा है क्या? नहीं, कम हो रही है ग्रेविटी। तो वेट डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, अंडरस्टैंड? वेट डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, ये पक्का याद रखो। किसी भी चीज का वेट अगर, हाँ, एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, मुझे याद है। अगर समझो यहां पे आपने 10 kg शुगर ली, नॉर्थ पोल पे 10 kg शुगर ली आपने, कितना? 10 kg शुगर ली, और वो लेकर तुम इक्वेटर पे आ गए। कहां पर आ गए? इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे आने के बाद आपने क्या किया? वापस उसका वेट कर दिया। तो वेट कम होगा या ज्यादा होगा? टेल मी एक्सप्लेन।
उसका वेट आपने क्या किया था, नॉर्थ पोल पे 10 kg शुगर ली थी। श्लोक ध्यान याद रखो, नॉर्थ पोल पे आपने क्या ली थी, 10 kg शुगर का वेट कर दिया। 10 kg शुगर है, वो शुगर लेकर आपने आप कहां पर आ गए, इक्वेटर पे आ गए, और इक्वेटर पे आने के बाद उसका वापस वेट कर दिया आपने, तो उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा, बोलो मुझे, बढ़ेगा कि कम होगा, बोलो। हाँ, उसका वेट कम होगा या बढ़ेगा, बढ़े, हाँ उसका वेट बढ़ेगा, ऐसे कहने वाले हाथ ऊपर करो, चलो बढ़ने वाले हाथ ऊपर करो, और कम करने वाले भी हाथ ऊपर करो बाद में। चलो बढ़ने वाले कौन कौन कर रहे हैं, 1 2, हाँ अभी बाकी तो उनका कहना क्या है, न्यूट्रल, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, हाँ नहीं बढ़ेगा, वही कांस्टेंट रहेगा। आपका कहना है कांस्टेंट, किसका कहना है कांस्टेंट, सर नहीं है, वहां पे हमने 10 kg लिए थे तो इक्वेटर पे आके 10 kg से कांस्टेंट है। चलो ऐसा कहना किसका है, अभिराज का, और हाँ दिव्या किसका कहना है, कांस्टेंट किसका कहना है, किसी का भी नहीं, तुम्हारा कुछ है कि नहीं, कौन सा है, कम होगा। कम होगा, क्यों कम होगा, अभी मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूं फिर, तो बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा तो क्यों कांस्टेंट रहेगा, और कम हुआ तो क्यों कम होगा। Sir, I think because हाँ the gravity on the North Pole and South Pole is 9.82. यस करेक्ट, This gravity is more than 9.78. यस करेक्ट, So we come on the equator. हाँ So 9.78 is less than 9.82. Yes. So that's why weight is decrease. यस Not increase. यस करेक्ट। What is reason? Reason this is gravity. North pole and south pole gravity less than equator, sorry greater than equator, Equator. उससे ज्यादा है ना वहां पे, लेकिन इक्वेटर में क्या है, ग्रेविटी कम है। तो मैंने पहले बताया जहां पर ग्रेविटी कम होती है वहां पे वेट में कमी आती है। वेट और ग्रेविटी का कनेक्शन है ना श्लोक, वेट और ग्रेविटी में कनेक्शन है ना। तो चांद पे जाने वाला इंसान 10 kg क्यों होता है, फिर वहां की ग्रेविटी तो कम है नहीं, अर्थ के नहीं, तो वहां की ग्रेविटी कम होती है। ओके, इसीलिए आपकी जो शुगर 10 kg है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ उसका वेट कम होगा, लेकिन शुगर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। शुगर उतना ही क्वांटिटी रहेगी, लेकिन उसके मास में कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, वो यानी कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन उसके डिफरेंस उसमें रहेगा, तो उसके वेट में डिफरेंस जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये रीजन अभी जो वैष्णव ने बताया, क्या बताया कि ग्रेविटी यहाँ की कम है, कहां से, यहां से, यहां से। ओके, आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट, ये कंसेप्चुअल स्टडी है, ऐसा साइंस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन कैसा था, उपयोजन क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो इसका आंसर अब कांस्टेंट भी नहीं रहता क्या, नहीं, तो दोनों पे, यहां पे और यहां पे वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो चीज यहां पे ज्यादा होगी इसका वेट वहां पे कम होगा, थोड़ा तो कुछ ना कुछ कम होगा। ओके, कितना हो मैं परफेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन कम हो सकता है। चलो आगे, द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड वेट। मैंने यही बताया ना आपको, उसे क्या कहते हैं हम, वेट। क्या कहते हैं, वेट। और वेट काउंट होता है तो ग्रेविटी से होता है। क्यों होता है पता है क्या, जब कोई भी चीज आप उस तराजू में रखते हैं तो नीचे खींचती है, अगर वो तराजू के दो रहते हैं ना, उसमें तुम क्या करो, एक में हाथ से दबाओ, वो नीचे जाता है। इधर तुम क्या करो, वेट 1 kg 2 kg कुछ ना कुछ वेट डालो, उसके बाद यहां से हाथ से क्या करो, उसे प्रेशर दो, तो नीचे जाएगा ना। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने नीचे से, और वो ग्रेविटी अंदर से क्या खींचती है, समझ में। चलो आगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अभी पॉइंट नेक्स्ट, आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस। मैंने जितने पढ़ा है उतने समझ में आएगा, मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ मस्कुलर फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स। टेल मी एक्सप्लेन, गिव वन एग्जांपल। टेल एक्सप्लेन मस्कुलर फोर्स एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स। टेल मी। Walking, muscular force. या करेक्ट, हाँ। सेकंड, Push and put the door
मस्कुलर फोर्स, Muscular force. फ्रैक्शनल फोर्स, Rubbing the hands. Rubbing our hands. यस रबिंग ऑफ हैंड, ओके करेक्ट। और ठीक है, ओके वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, ट्रू और फॉल्स? टेल मी, एक्सप्लेन। मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, False. ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स है ना। मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स में आता है क्या? नहीं। तो किस में आता है? Non-contact. नॉन कांटेक्ट फोर्स में वो आता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट करेक्ट। प्रोसेस अच्छी है। ओनली कांटेक्ट फोर्स कैन पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, ट्रू और फॉल्स? हाँ, अभी यहां पे बहुत कंफ्यूजन है। ओनली वर्ड है, ओनली। ओनली कांटेक्ट फोर्स कैन पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, ट्रू या फॉल्स? हाँ, ट्रू या फॉल्स पंकज? ओनली कांटेक्ट फोर्स कैन पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन, ट्रू और फॉल्स? इसका मतलब क्या होता है? अगर एक इसका मतलब क्या होता है कि कांटेक्ट फोर्स में सिर्फ कांटेक्ट फोर्स ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? पुल और पुश कर सकते हैं। पुश यानी और पुल यानी खींचना, ये कर सकते हैं ओनली। दूसरी कि कोई भी फोर्स से हम कर नहीं सकते, इसका एक मीनिंग है। तो आपको कहना है ट्रू है या फॉल्स है? राइट, क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट। फोर्थ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। Explain. The electrostatic force is both attractive and repulsive in nature. True or false? बोलो। The electrostatic force is both attractive and repulsive in nature. वापिस लिसन पढ़ो और इसका आंसर ढूंढो। और थोड़ा अगर थिंकिंग है तो आपको आंसर ताबड़तोड़ आ सकता है। ओके, थोड़ा थिंकिंग करो। चलो आगे। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अभी मैं बता रहा हूं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। हमारे लैंग्वेज में बहुत इजी है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हिच मेक्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? देखो, अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हिच मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज 10 of that force which can be calculated in the numbers. Vector quantity and scalar quantity, do you know? पता है ना? Vector quantity and scalar quantity पता है ना आपको? सदिश राशि, अदिश राशि पता नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो फोर्स कैसे है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है? ये वर्ड सेंटेंस राइट डाउन। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। Direction of the force is the direction of pulls toward or push away due to the force. Two force with the same magnitude but different direction are not equal force. The SI unit of force is Newton. ये भी सेंटेंस लिखो चलो। The SI unit of force is Newton. The SI unit of force is Newton. Okay? और न्यूटन को कैसे सिंबल दिया जाता है? यन। सिंबल कौन सा दिया जाता है? यन। ओके, SI unit of न्यूटन, सिंबल क्या दिया जाता है? यन। Which is named after the famous scientist, अभी आ गया देखो, मैंने तो किताब पहले ही बताया आपको। Which is the name after the famous scientist सर आइजैक न्यूटन, नाम आया सर आइजैक न्यूटन। वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मैंने कहा वेट भी एक क्या है? वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। एक वेट भी फोर्स है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ग्रेविटी से हमें वेट काउंट कर सकते हैं कि नहीं? अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो हमारा वेट भी काउंट नहीं होता था। और मून पे हमारे जो वेट कम होता है तो ग्रेविटी का डिफरेंस है। ओके,
ग्रेविटी अलग अलग है। हेंस एसआई यूनिट आल्सो न्यूटन। ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, आपको पता है ग्रेविटी एसआई यूनिट आल्सो इन द रियल वर्ल्ड an object is always act upon more than one force at the same time. Therefore, while dealing with the force, the concept of equilibrium or balance become essential. A single resultant force, which is an some combination of all force acting on object, is a single resultant force, which the sum of combination of all force acting on object is called net force. उसे क्या कहते हैं? Net force. When the net force acting on object is zero, then the object is said to be in equilibrium because there is no force which is acting on the objects. अगर किसी भी चीज एक जगह पर स्थित है तो इसमें कौन सा फोर्स लगने वाला है? कोई भी फोर्स नहीं लग सकता। लग सकता क्या? लग सकता क्या? नहीं। अभी जो आप कांस्टेंट बैठे हो एक जगह पे, तो आप बैठे हो ना, अभी फोर्स की अप्लाई है आपके पास? नहीं। अभी ग्रेविटी का फोर्स है क्या? अगर आप पर ग्रेविटी अप्लाई होने के लिए आपको क्या चाहिए? आर से ऊपर होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए ना। आर से चिपकने के बाद तो ग्रेविटी कैसे काउंट कर सकते? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। चलो आगे समझ में आपकी पूरा। However, when the force on one side, here the two forces are equilibrium balanced. However, when the force on the side increase, the rope moves the direction greater force and net force become unbalanced. net force क्या होता है? unbalanced होता है। क्या होता है? unbalanced होता है। ओके समर्थ सुनो, साइंस का पार्ट। ओके thus unbalanced force changes the motion of an object. अभी देखो, an unbalanced force changes the motion of an object. तो किसी भी चीज की जो मोशन है, मोशन यानी गति, उसमें बदल चेंज कौन आता है? उसका अनबैलेंस्ड वेट। ये सेंटेंस लिखो, चलो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एन अनबैलेंस्ड, प्रथमेश तुझा ग्रेविटी लेसन हो रहा है, चल समोर बस, समोर बस, वही कर दे। नीचे पॉइंट लिहून की बस तुम्हें। An unbalanced force changes the motion of an unbalanced force changes the motion of an object. Okay, ये याद रखो। let's to do the following activity and explore more about force. यहाँ पे आपको दिखाया किताब में, देखो आपके यहाँ पे क्या देते हैं? यहाँ पे एक तराजू दिखाया गया, टेबल दिखाया गया। एक तराजू का वो एक उसे क्या कहते हैं हम? एक नीचे की तरफ और वो एक ऊपर गया, तो यहाँ पे अनबैलेंस वेट है कि नहीं? अगर एक साइड में 10 किलो का इंसान बिठाया जाए और एक साइड में 20 किलो का बिठाया जाए, तो ऑब्वियसली वो 20 वाला नीचे आएगा और 10 वाला 10 वाला ऊपर जाएगा। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड है कि नहीं? अनबैलेंस है ना। तो याद रखो। हाँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी, ये एक्टिविटी आप तुम घर पे कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। द फॉलोइंग कंक्लूजन, अभी कंक्लूजन बता रहा हूँ। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज। अभी ऊपर की एक्टिविटी की कंक्लूजन है। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी, नंबर 1, इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जब नेट ऑब्जेक्ट का जो फोर्स बढ़ता है तो अनबैलेंस हो जाता है, तो उससे क्या होता है? डिफरेंसेस निकलता है उसका। इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाई एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ऑल द फोर्स एक्ट टू वन अनदर। ओके, ये हो गया उससे कंक्लूजन। कंक्लूजन सारांश, उसका जो सार है ये हो गया। अभी पॉइंट डालना है आपको, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। चलो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स,
चलो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का परिणाम क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है, देखेंगे। As force results due to the interactions of different objects, it show some effects of the interacting objects as well as the various effects on the force are followed. अभी मैं सिर्फ पॉइंट दूंगा, ओके। पहला पॉइंट लिखो, चलो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में पहला पॉइंट लिखो, फोर्स कैन मेक, पहला पॉइंट लिखो, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मूव, MOV, मूव, और मेक, मूव और मेक मूविंग ऑब्जेक्ट, मूव और मेक मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर। नंबर एक इफेक्ट। नंबर टू इफेक्ट क्या होता है, देखो मैं दे रहा हूं, दूसरा इफेक्ट देखो, सेकंड इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स, force can stop moving objects or slow them down, slow them down। तीसरा लिखो पॉइंट, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, ओके प्लीज, और इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। चलो लेट्स गो। फोर्स चेंजेस, फोर्स changes the direction of motion, force changes the direction of motion, force changes the direction of motion। next number, fourth number, force changes shapes and sizes, shapes and sizes, okay। force changes shapes and sizes। अभी आप देखो भाई क्या बताओ, हुआ क्या कंप्लीट, वेरी गुड, लुक एट मी एंड लिसन टू मी। पॉइंट क्या है अपना, पहला फर्स्ट पॉइंट देखो, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। हम किसी अगर कोई मटेरियल पे अगर फोर्स लगाए तो फोर्स से क्या होता है, एक जगह से कोई भी वो चीज मूव होती नहीं, हिलती हो, बराबर है, जरूर क्या होती है, चीज मूव होती है, और मेक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। अगर कोई चीज पहले मूविंग कंडीशन में और मुझे और फोर्स लगाया तो उसमें और स्पीड बढ़ता है, किससे, फोर्स से। किससे बढ़ता है, फोर्स से बढ़ता है। ये पहला पॉइंट। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। A stationary object can be set into motion when a force is applied on it। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर एक आदि जो चीज है वो पहले उस पर कोई मूविंग कंडीशन में है, मोशन में है, तो उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है, ओके। नंबर टू, फॉर इंस्टेंस अ स्टेशनरी फुटबॉल कैन बी मेड टू मूव बाय किकिंग इट्स। सिमिलरली अ मोशनलेस हैंड कार्ड starts moving when it pushed by a force। आपको पता है फुटबॉल में जब किक मारते हैं ना, उधर से बॉल जब अपने स्पीड से आता है तो प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, तो पांव से किक लगाता है, तो किक लगने के बाद और से फोर्स और बढ़ता है, डबल फोर्स और डबल स्पीड से वो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, ठीक है। तो वो चीज क्योंकि वो पहले उसमें फोर्स था, स्पीड थी, और उसने डबल और उसे फोर्स लगाया तो स्पीड डबल क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ गया। वही तो कहना स्टेटमेंट का। चलो, इट मूव फास्टर बाय पुशिंग इट इज डायरेक्शन इन विच इट इज ऑलरेडी मूविंग। देखो, इन स्पाइट ऑफ दिस क्या कर रहे हैं, क्रिकेट में देखो, क्रिकेट में जब बॉलर जब गेंद फेंकता है ना, गेंद जब बॉलर फेंकता है
तो जितने स्पीड से जितना फास्टर बॉलर है, तब जो जितना फास्टर यानी जितना स्पीडर, ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट बॉलर कौन था? तो ब्रेटली था। कौन था? ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ब्रेटली, वर्ल्ड में सबसे फास्ट। और शोएब अख्तर भी कुछ समय के लिए था, पाकिस्तान का शोएब अख्तर भी कुछ समय के लिए था। उसके बाद ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया का बहुत फास्टर बॉलर। और उसके लिए नहीं, हमारे जो फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उसे खेलने में मजा आता था। जितना फास्टर बॉलर है उससे खेलने में मजा आता था। क्यों मजा आता बताए? उसका फायदा क्या पता क्या? उसे ऐसे बैट भी लग गई तो बाउंड्री से बॉल क्लियर। क्यों? क्यों? बिकॉज पहले कितना स्पीड उसमें, उस गेंद में कितना स्पीड है? 160, 158, 154 पर आवर स्पीड से उड़ाते थे, किलोमीटर पर आवर से। और उतनी स्पीड से सिर्फ बैट में लग गई, अगर बॉल ग्राउंड फील्डर को चकमा दिया तो सीधा सीधा वो बाउंड्री पे जाकर टच होता था। क्यों? उन्हें और बहुत रन निकलते थे फास्टर वाले, बहुत रन। क्यों पता है? क्योंकि ज्यादा बैट्समैन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैट्समैन को ज्यादा जरूरत मेहनत करने की क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि पहले वो बॉलर फोर्स लगा के बॉल फेंक रहा है ना, तो उनका थोड़ा भी फोर्स लग गया कि बॉल खत्म, बाउंड्री तक जाता था। हाँ, बहुत स्पीड से, बहुत। सचिन तेंदुलकर बहुत मजा आता था उनके खेलने के साथ खेलने के लिए। सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। उनका अगर इंटरव्यू आपने देखा तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहुत इजी था, लेकिन वही स्पिनर बॉलर है, स्पिनर बॉलर, उस बॉलर को खेलना बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्यों डिफिकल्ट रहता है? स्लो बॉलर को सिक्स मारना बहुत डिफिकल्ट रहता है। स्लो बॉलर को फोर्थ चौका लगाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस गेंद में फोर्स नहीं रहता है, पूरा फोर्स बैट्समैन को लगाना पड़ता है। पूरा फोर्स किसे लगाना पड़ता है? बैट्समैन को लगाना पड़ता है। बॉलर का फोर्स भी नहीं रहता, क्योंकि वो बॉल इतना स्पीड स्लो रहता है, 98 या 92 पर आवर्स किलोमीटर के स्पीड से बॉल रहता है। और फास्टर का 158, 160, 164। तो गेंद बाउंड्री से पहुंचती नहीं। अगर कितना भी मारने का प्रयास किया तो सीधा किसी न किसी फील्डर के हाथ में कैच। इसी वजह से क्यों उसमें फोर्स नहीं रहता? क्या नहीं रहता? फोर्स नहीं रहता। यही कहना है इस स्टेटमेंट का। ओके, समझ में कंसेप्ट? मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पढ़ के नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि फोर्स कैसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आए? फोर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्लो देम डाउन। फोर्स कैन स्टॉप। अगर आपने किसी भी चीज का फोर्स बंद कर दिया, ताकत लगाने बंद कर दिया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखो ना, गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाओ, बाइक का जितना एक्सीलरेटर बढ़ाया और बाद में छोड़ दो, गाड़ी क्या है, जितना एक्सीलरेटर दबाया था ना, जितना स्पीड बढ़ा वहां तक जाती थी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स मैंने पढ़ा है, कल हम बाकी का पढ़ाएंगे। तो इसी तरह से फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर बहुत बड़ा है ना, खत्म होने का नाम नहीं लेता है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कल भी नहीं हुआ शायद, अगर प्रेशर है, एरिया है, बहुत कुछ है आगे। चलो ओके, चलो पढ़ेंगे। तो इस तरह से अभी हम जो साइंस का टॉपिक पढ़ा है, फोर्स एंड प्रेशर, इसके बारे में मैंने बहुत जानकारी दी आपको, कुछ जनरल भी दी। तो जनरल जानकारी याद रखने का। ओके, और उसके क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद।